हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 और आज का रहेगा लेक्चर नंबर 7 और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि सोलेनॉइड यानी परिनालिका और अंतहीन परिनालिका यानी टोरॉइड पर बेस्ड हैं। क्योंकि सोलेनॉइड और टोरॉइड को आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं, उनसे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसको एम्पियर्स के लॉ से हम उसको डिराइव कर चुके हैं, उसकी गणना कर चुके हैं। तो आज उन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि परिनालिका पर आधारित है। देखें बच्चों, एक परिनालिका में जिसकी लंबाई 0.4 मीटर है, यानी परिनालिका की जो लंबाई है L वो कितनी हो गई 0.4 मीटर। ओके बच्चों, जिसमें तार के 500 फेरे हैं, तो ये टोटल फेरे हैं। हमने जो डेरिवेशन कराया था, हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था B बराबर म्यू नॉट एन आई। यहाँ जो n था वो क्या था बच्चों, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और यहाँ पर ये जो फेरे दे रखे हैं ये पूरी परिनालिका के फेरे हैं, तो इनको हम कैपिटल N से लिख लेते हैं। अगर ये कह रहा होता कि परिनालिका की एकांक लंबाई में इतने फेरे हैं तो ऐसी गलती मत कर देना बच्चों। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इसमें L तो है ही नहीं सर, N फेरे हैं तो ये वाले फेरे लिख लेते हैं, और धारा दी ही है, म्यू नॉट का मान हम जानते ही हैं, तो ये गलती कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि एकांक लंबाई में फेरे हैं या टोटल फेरे हैं। टोटल फेरे हैं तो कैपिटल N से लिखिए, वो कितने हो गए 500। ओके बच्चों, 500 फेरे हुए। तो अब हम क्या करें, एकांक लंबाई में फेरे निकालने, यानी पूरी लंबाई जो कि L है, L में N है, तो एकांक लंबाई में कितने होंगे बच्चों N/L, ये ध्यान रखना है आपको। तो N के स्थान पर 500 बटे L के स्थान पर 0.4 इतने हो गए। इतना ही छोड़ देते हैं, अभी बाद में सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी। और 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर कितना हो गया बच्चों 3 एम्पियर। अगर आप कंसंट्रेशन से सवाल करेंगे तो गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए। 3 एम्पियर की धारा हो गई बच्चों, ठीक है। परिनालिका की अक्ष के मध्य बिंदु पर, यानी अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और हमने ये जो परिनालिका थी, आपको ध्यान होगी, ये जिस पर ऐसे तार के फेरे थे, इसमें ऐसे धारा बह रही थी बच्चों, ध्यान है। तो इसकी अक्ष पर ही हमने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, ऐसे ध्यान होगा आपको। तो इसकी अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। दिशा इधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि जो अंगूठा है हमारा इधर जाएगा, फेरे ऐसे करके हैं। तो B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट का मान कितना रखेंगे आप, देखो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू नॉट का मान कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये मान रखेंगे आप यहाँ। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n के स्थान पर 500 बटे 0.4 गुणा I की जगह 3 एम्पियर है तो 3, ये अलग है बच्चों। तो देखें, दशमलव से हटा करके यहाँ एक 0 बढ़ा लिया, या यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं 0, यहाँ जगह नहीं है, 0 बढ़ा दिया बच्चों। 4 से 4 कट गए, पाई का मान रख दिया 3.14 गुणा ये 15,000 हो गए, 500 गुणा 30 15,000 हो गए, गुणा 10 की घात -7 हो गया। 15 का इसमें गुणा करिए, 15 चौक 60 का 0 हासिल के 6, 15 कम 15 6 21, और 15 तिया 45 और 2 47। 2 अंक बाद 15 का गुणा किया है बच्चों, ठीक है। तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, इसको देखें तो, और 1030 ये बच्चे वो यहाँ एडजस्ट कर लिए, 10 की घात -4 रह जाएंगे। बात समझ रहे हैं। अब दशमलव इधर करते हैं यहाँ पर,
तो 4.71 कर लिया, दशमलव इधर हटाया है तो घात यहाँ जुड़ेगी 1, तो 10 की घात -3 रह जाएगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर कह लो, या वेबर पर मीटर स्क्वायर कह लो, या टेस्ला कह लो, कुछ भी मात्रक लिख सकते हो, सब एसआई मात्रक हैं। ये बना है बच्चों ये टेस्ला। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका 4.71 गुणा 10 की घात -3। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर। ये आपकी समझ में आ चुका है। तो यही ध्यान रखना है बच्चों, फेरों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा भी प्रणालिका पर बेस्ड है, इसलिए मैंने फिगर नहीं बिगाड़ा है। और अगर मैं यहाँ इसका एक एंड दिखाऊं तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो देखें बच्चों, 2 मीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर व्यास की एक प्रणालिका है। लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, तो पूरी लंबाई है उसकी 2 मीटर। और व्यास है तो 2r हो गया। व्यास कौन सा हुआ? ये वाला, यही तो व्यास होगा उसका। ये 2r होगा, व्यास 2r होता है। 3 सेंटीमीटर व्यास है तो 2r बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक। इस पर 1000 फेरों की 5 परतें हैं, यानी 1000 फेरे, फिर उसके ऊपर 1000 फेरे, फिर उसके ऊपर 1000 फेरे, तो टोटल फेरे प्रणालिका में कितने हो गए? 5000। ये बात ध्यान रखने की है। टोटल फेरे कितने हुए? 5000 फेरे हो गए, क्योंकि 5 परत हैं, ये ध्यान रखना है। और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर 5 एम्पियर। प्रणालिका की अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यानी यहाँ पर पूछा है चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अंदर। भाई बाहर तो नगण्य होता है, तो देखें फिर वही काम करेंगे। फील्ड का क्या फॉर्मूला है? B = μ0 n I, और n एकांक लंबाई के फेरे हैं, और μ0 का मान कितना रखेंगे? 4 पाई × 10⁻⁻7 × n के स्थान पर कैपिटल N/L I। तो देखें बच्चों, 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -7, पाई का मान रख दिया, गुणा n कितने हुए? 5000। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे कि 1000 ही ले लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि 5 परत हैं। और L कितना है बच्चों? 2 मीटर, तो 2 रख दिया। एक बात ध्यान रखना, यूनिट SI में ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर में होता तो मीटर में कन्वर्ट करके इसको रखते हम। और I कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। तो अब देखिए, इसमें गुणा करते हैं। देखें, देखिए 5 25, पहले ऐसा करते हैं, घातें ख़त्म कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? या अभी 0 छोड़ दो। 5 25 चौका 100 हो गए, और 1 2 3 0 ये, तो 100 और फिर 3 0 और, ठीक है? गुणा 3 दशमलव गुणा 10 की घात -7 गुणा 3.14 बटे 2। तो देखें 2 का भाग इसमें देंगे तो 1.57 आ गया, ठीक है बच्चों? 2 का भाग इसमें दे दिया, और ये 10 की घात -7 और ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात -2 रह गई। टेस्ला कोई भी मात्रक, अभी मैंने बताया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ व्यास अनावश्यक रूप से दिया था, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आप कहेंगे कि सर इसको देने का उद्देश्य क्या था? बच्चों यहाँ ये बताना चाह रहा था
कि जो प्रणालिका है बहुत लंबी है, उसके व्यास, अब बहुत लंबी किसकी तुलना में, उसके व्यास की तुलना में। व्यास 3 सेंटीमीटर ही है और लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, तो प्रणालिका बड़ी मानी जाएगी। देखें, एक प्रणालिका ये है, बात समझना, इसको देने का उद्देश्य ये था, एक प्रणालिका मैंने ये बना दी, इतना व्यास है इसका, और एक प्रणालिका ये बना दी, इसका इतना ही व्यास। ये इसकी व्यास की तुलना में लंबाई बहुत ज़्यादा है, अगर अनुपात देखेंगे तो बच्चों ये वाली लंबी मानी जाएगी प्रणालिका, क्योंकि लंबी है, उसका सेंस लंबाई की कोई सीमा नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि उसके व्यास की तुलना में लंबाई कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी वो लंबी मानी जाएगी। वो लंबी प्रणालिका के लिए ही ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन आया है कि प्रणालिका लंबी होनी चाहिए। तो व्यास देने का उद्देश्य केवल ये था कि वो ये जताना चाह रहा है क्वेश्चन में कि हमारी प्रणालिका लंबी है, ओके, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि टोरॉइड पर आधारित है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि टोरॉइड का क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं कि एक टोरॉइड के क्रोड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये मैंने क्रोड बना रखी है टोरॉइड की, यानी अंदर वाली जो त्रिज्या है ये, इसको मैं R1 मान लूँ, और बाहर वाली त्रिज्या है ये R2 मान लूँ, ठीक है। तो इसकी जो माध्य त्रिज्या आएगी यहाँ पर आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, माध्य त्रिज्या, जैसे यहाँ। तो हमें सेंटर पर, इसकी अक्ष के सेंटर पर ही निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ये R है बच्चों, क्या निकालना होगा हमें, चुंबकीय क्षेत्र। तो बाहर आंतरिक त्रिज्या 25 है, यानी R1 हमारी हो गई 25 सेंटीमीटर, और R2 दे रखी है बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर। तो हमें माध्य त्रिज्या से मतलब होता है कि हम अंदर वाली त्रिज्या लें या बाहर वाली लें, औसत लेते हैं हम। तो माध्य त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं, तब आगे की चर्चा करेंगे क्वेश्चन की। या पहले पढ़ लेते हैं पूरा सवाल कि एक टोरॉइड के क्रोड की आंतरिक त्रिज्या बच्चों 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं, यानी टोटल फेरे हो गए कि 3500 राउंड किए गए हैं। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। नंबर 1 टोरॉइड के बाहर, यानी इस स्थान में, बाहर का अर्थ क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर टोरॉइड के बाहर, और टोरॉइड की क्रोड में, यानी अंदर, क्रोड यही है, और टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में, यानी ये जो अंदर का रिक्त स्थान बचा इसमें। तो बच्चों हमने इस पर फेरे बनाए थे, आपको ध्यान होगा, तो यहाँ फिर घिचपिच हो जाएगी, मैं फेरे नहीं दिखा रहा हूँ। मान लो क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, ये है गोले दिखा दिए, क्योंकि फेरे अगर दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे ही तो था, और यहाँ भी फेरे होंगे। तो फिगर में घिचपिच नहीं होगी, आपको फिगर भी दिखता रहेगा। तो अंदर वाला क्रोड के अंदर का पॉइंट ये है, और खाली जगह का पॉइंट ये है, और बाहर का पॉइंट ये है, ठीक है। इनको नाम दे दूँ मैं। देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा है टोरॉइड के बाहर, तो ये यानी फर्स्ट पार्ट का पॉइंट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा है टोरॉइड की क्रोड में, यानी अंदर जो हो गया ये वाला पॉइंट, ये 2 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया थर्ड, यानी थर्ड पार्ट का पॉइंट अंदर निकलवा रहा है। तो आपको सिचुएशन क्लियर हो गई कि कहाँ कहाँ की बात हो रही है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में कहाँ पूछा है, अब सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं माध्य त्रिज्या। औसत कैसे निकालते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दें, यानी R1 प्लस R2 अपॉन 2 कर देते हैं। तो 25 प्लस 26 बटे 2, यानी 51 बटे 2, इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ देते हैं। अभी सेंटीमीटर हो गई बच्चों, ये क्या हो गई, सेंटीमीटर।
तो अगर हम इसको मीटर में बदलें तो 100 का भाग करेंगे, यानी नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 51/200। ये गलती मत करना बच्चों कि सेंटीमीटर में ही छोड़ दो, क्योंकि उसको सारे मात्रकों को SI मात्रकों में ही रखना है। तो 51/200 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं B बराबर होता क्या है, μ0NI। N क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और यहाँ जो फेरे दिए हैं वो पूरी लंबाई में है, और प्रणालिका की पूरी लंबाई क्या मानी जाएगी, परिधि, और परिधि होती है 2πr। r कौन सा लगाएंगे, माध्य वाला, ये। ठीक है, तो देखें μ0 कैपिटल N। अच्छा, कुल फेरे तो लिखे नहीं हमने, कितने दे रखे थे, 3500 फेरे लपेटे गए हैं, यानी N दे रखा है 3500। बात समझ गए बच्चों। तो एकांक लंबाई में फेरे N/L होते हैं। देखो यहाँ करता हूँ मैं, एकांक लंबाई में फेरे होते हैं N/L, और L प्रणालिका की लंबाई, और यहाँ प्रणालिका की लंबाई ये हुई, ये हो गई परिधि, यानी N/2πr, यही तो होगा। तो N/2πr I। समझ गए बच्चों। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। μ0 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4π अभी बता चुके हैं, इंटू 10⁻⁻7, ये इसकी वैल्यू हो गई। N कितने हैं बच्चों, 3500। I कितना है, I नहीं लिखा हमने अभी, कितनी धारा बह रही है, 11 एम्पियर। तो I कितना दे रखा है, 11 एम्पियर। ये भी यहाँ पुट करते हैं, 11/2π, और R हम कितना निकाल चुके हैं, 51/200। तो 200 पहुँचा देते हैं ऊपर, कोई समस्या नहीं बच्चों। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे ये कट गए 2 बार। अब देखें 0 0 सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 जीरो हैं बच्चों, तो इन 4 जीरो से यहाँ प्लस कर दें तो क्या रह, एक तो रह गया 2, और यहाँ रहने दिए 35, और यहाँ रहने दिए 2, तो घात कितनी रह गई, 10⁻⁻3, क्योंकि 1 2 3 4 जीरो इस पावर में एडजस्ट कर लिए, बटे 51, ये आया बच्चों। अब देखें ऊपर, 35 दूनी 70 दूनी 140 बटे 51 गुणा 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों। अब देखें 51 का भाग देते हैं 140 में, तो बच्चों कोई वैल्यू गलत तो नहीं हो रही है, कुछ चीज़ छूट गई, ये 11 छूट गया बच्चों, इंटू पर 11 और रह गया। देखो 2 आ गए, 35 आ गए, ये वाले 2 आ गए, ये 11 छूट गए बच्चों। लास्ट में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। 11 गुणा 140 इतना आ गया। अब मैं ये वाला जीरो यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, -2 रह जाएंगे, तो 11 गुणा 14 ऊपर छोड़ लेते हैं, और 11 का 14 में गुणा, 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 154 बटे 51 गुणा ये वाला जीरो मैंने यहाँ एडजस्ट किया 10⁻⁻2। इसका भाग करिए, देखिए 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 तो 5 15, 3 बार चला गया 153 बार, 153 दशमलव लगाया, दशमलव लगाने के बाद भाग नहीं जा रहा, जीरो बढ़ाया तो कितने हो गए, यहाँ करके दिखाऊं भाग। देखो बच्चों कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। 51 का भाग करते हैं 154 में, देखिए 3 बार दिया 153 आ गए, 4 में से 3 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो लगाओगे तो यहाँ हो गए 100। अब इसको एक बार जाएगा तो संख्या फिर 5 से बड़ी आगे आएगी, तो लगभग इसे मैं 50 ही मानूँ तो 50 दूनी 100, 3.02 आ जाएगा, राउंड ऑफ होके आएगी। 1 देखो करके दिखाते हैं, एक बार 1 किया तो 51 बचे 49। अब कितनी बार चला जाएगा भाग बच्चों, 9 एकम 9, 9 पंजे जीरो तो बड़ा हो गई,
9 एकम 9, 9 पंजे 9 बार चला जाएगा, 3.019। और 9 को हटाओगे, 5 से बड़ी संख्या है तो पिछले अंक में क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे तो 3.012, समझ रहे हैं ना बच्चों, इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, टी लिख देता हूँ मैं, इतने टेस्ला आ गया। तो इस तरीके से बच्चों टोरॉइड की हम कोई भी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी थी कि क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से पढ़िए और ये देखिए कि उसमें फेरों की संख्या जो दे रखी है वो एकांक लंबाई में है या पूरी लंबाई में है। अगर ऐसा पूरी लंबाई में है तो एकांक लंबाई में पहले निकालिएगा तब रखिएगा, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और ये एक बात और ध्यान रखें कि सभी मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए, तो एसआई पद्धति में ही सभी मात्रक को रखेंगे। जैसे धारा एम्पियर में होनी चाहिए, लंबाई मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और ये प्रॉब्लम भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज हमने टोरॉइड और सोलेनॉइड पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया है। अब बच्चों पीछे हमने पढ़ा था एक धारावाही अनंत लंबाई का एक रजुरेखीय धारावाही चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक वृत्तीय लूप अथवा कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पीछे पढ़ा है हमने, ठीक है। तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब कल के लेक्चर में करेंगे, तो इस चैनल पर बने रहिए। तो न्यूमेरिकल को हल करना सीखिए, क्योंकि एक फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो आप इस लेक्चर को देख के आइए, अपने नोट्स को देख के आइए, रिवीजन करके आइए। मैं पहले बता देता हूं कि फिर एक बार बताता हूं किस किस के न्यूमेरिकल कराएंगे। एक सीधा धारावाही चालक था, उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक वृत्तीय लूप की अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, या कुंडली की अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वृत्तीय लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वृत्तीय लूप की वृत्तीय कुंडली है, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन टॉपिक्स को आप तैयार करके आएंगे, इनके सूत्र याद करके आएंगे, जिससे कि कल हम जब न्यूमेरिकल कराएं तो आपको उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी असुविधा महसूस न हो। तो मिलते हैं कल न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।